आज की क्लास में कल हमने समझा था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण समझा था। ठीक है, पहला चैप्टर को समझे थे। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषताएं का बात करेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा अपना रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और लिखने की विधि। ठीक है, आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अलग अलग अभिक्रियाएं होती है और उसके बीच में कौन कौन से विशेषताएं हैं और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चलिए हम समझते हैं। पहला परिवर्तन होता है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति मतलब कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, हालांकि हर रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि बिना गैस उत्पन्न किए ही मतलब कि अभिक्रिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है जिसमें अभिक्रिया जैसे कि भाग लेगा इसमें, जैसे हम जिंक के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाते हैं, यानी कि HCl को मिलाते हैं, जिंक के साथ HCl को मिलाते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को निकालती है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें से ऑब्जेक्टिव बनता है कि यदि हम अम्ल को किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो हमेशा कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन निकलता है। अम्ल हो या जल हो, कोई भी धातु अम्ल या जल के साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस भी मुक्त करेगा, तो हाइड्रोजन करेगा। तो यानी कि हम एक चीज़ देखें, ये रासायनिक अभिक्रिया ही है। ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है और इसके परिमाण के बाद क्या बना, जिंक क्लोराइड बना। और फिर किस गैस को बना, एरो का निशान यह बताता है किसी भी संकेत के पीछे अगर एरो ऊपर की ओर लिखा हुआ है तो मतलब ये किसके उत्पत्ति को बताता है, गैस की उत्पत्ति को बताता है, गैस की। ये भी एक पहचान है। ठीक है, अभी समझिएगा रासायनिक समीकरण में कि एरो का क्या मतलब है। तो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊपर की ओर अगर एरो होता है, ऊपर की ओर तीर का निशान होता है, तो वो होता है क्या चीज़ का, गैस उत्पत्ति हो रहा है। उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या का उत्पत्ति हो रहा है, गैस का उत्पत्ति हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें कि जिंक के साथ HCl को मिलाया गया तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बना और कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। तब हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, आई होप कि पहला समझ में आएगा। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा इसका विशेषता क्या है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्वों के बीच में होगा तो अवक्षेप का निर्माण करेगा। हर रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप नहीं बनता है, कुछ ही रासायनिक अभिक्रिया में बनता है। वो तत्व के ऊपर और यौगिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस किस के साथ वो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अवक्षेप का बनना, तो अवक्षेप किस तरीके से बनता है, तो अवक्षेप पहले समझते हैं क्या होता है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो उसमें से एक दही जैसा पदार्थ निकलता है कि विलयन समझते हैं कि ये मान लेते हैं ये विलयन है, इसमें HCl डाल दिए, HCl डाल देते हैं और फिर इसमें मिलाते हैं सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 को मिलाते हैं तो इसमें एक प्रकार का दही जैसा पदार्थ जम करके पृथक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मतलब विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। विलयन से अलग होने का मतलब क्या कि ये विलयन अलग हो गया और दही जैसा पदार्थ इसके तली में बैठ जाता है। ये ठोस पदार्थ होता है, जो तली में दही जैसा बैठता है ये ठोस होता है। इसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप मतलब साफ ये चीज़ें समझिए कि कभी भी अभिक्रिया होगा, अगर अभिक्रिया दो तत्वों या यौगिकों के बीच में अभिक्रिया होने के बाद विलयन में से कुछ दही जैसा ठोस पदार्थ निकल रहा है अलग होकर विलयन से, तो उसको हम अवक्षेप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप का बनना यानी अवक्षेप कहते हैं। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन दे दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया गया है तो क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड बना हुआ है और HNO3 को क्या कर दिया गया है, मतलब कि रिलीज कर दिया गया। अब देखो हाँ, एक ये यहाँ एरो का निशान नीचे की ओर है, तो एरो के निशान नीचे की ओर है, तो एरो का निशान जब भी अभिक्रिया में नीचे की ओर दिखाता है तो उससे हम बोलते हैं क्या, अवक्षेप का बनना, यानी कि अवक्षेप बन रहा है। तो किसका अवक्षेप बन रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन रहा है। ठीक है, तो अगला समझते हैं हम। अगला इसका विशेषता है रंग परिवर्तन,
क्या परिवर्तन होता है? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन किस तरीक़ा से होता है? कभी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में परिवर्तन होता है, कभी भूरा बन जाएगा तो कभी नीला बन जाएगा, कभी रेड बन जाएगा या कभी रंग ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक, ये बताता है कि दो तत्वों या दो यौगिकों में अभिक्रियाएँ हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर नींबू का रस मिला दे तो विलयन में से जो बैंगनी का रंग होता है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? बैंगनी का रंग, वो गायब हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, यानी कि साफ न्यूट्रल कर देगा। बैंगनी का रंग ख़त्म हो जाएगा और दूसरा रंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अभिक्रिया का क्या है? विशेषता है। कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रंग, रूप, अवस्था सब बदल देगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और चौथा समझ लेते हैं। चलिए, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन समझते हैं। में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया में। ताप में भी परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन कैसे होता है? यदि हम कली चूना पर अगर हम जल गिराते हैं तो उसमें से पर्याप्त मात्रा में क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। कुछ अभिक्रिया ऐसे भी होती है जो ऊष्मा को सोख कर के मतलब कि अभिक्रिया करती है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है, अभिक्रिया होने के बाद उसमें से पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा मतलब हीट निकलता है। जैसे अभी जस्ट बताया ना, कली चूना, यानी कि जैसे पेंट करने वाला जो चूना होता है, घर को पोतने वाला चूना होता है, उसमें जल मिलाने के बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलता है। यानी कि जल जैसे ही कोई मिलाता है तो ऑटोमेटिक उसमें हाथ नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकलता है। यानी कि जल और कली चूल्हा के बीच में क्या होता है? अभिक्रिया होती है, तभी तो मतलब कि उसमें से ऊष्मा निकलता है ना। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें से अभिक्रिया होने के बाद उसमें से पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकले, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब कि वैसी अभिक्रिया, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद, यानी कि अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया कब होगा? जब उसमें हम ऊष्मा देंगे तब जाकर वो टूटेगा या जुटेगा। तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा को वो सोखेगा। ठीक है, यानी अभिक्रिया होने के लिए जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत होगी उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगा उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चौथा भी विशेषता समझ में आ गया। एक पांचवा विशेषता है इसका अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन मतलब समझिएगा, अवस्था भी बदलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मोमबत्ती को अगर जलाते हैं तो मोमबत्ती जलने के बाद क्या होता है? मोमबत्ती जलता है, जैसे ही ये मोमबत्ती जलता है तो इसका नीचे वाला मोम जो भाग होता है ये पिघल कर कुछ नीचे गिर जाता है, और कुछ जो होता है वाष्प बन करके क्या हो जाता है? उड़ जाता है। यानी कि इतना लंबा मोमबत्ती था और इसका जलते जलते क्या होता है? छोटा हो जाता है और कुछ भाग क्या हो जाता है? वाष्प में बदल जाता है। यानी यहाँ कह सकते हैं हम कि अभिक्रिया के दौरान अवस्था में भी बदलाव होता है। ठीक है, तो मतलब कि इतना सारी चीज़ें था, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं थी जो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।